नमस्कार। विज्ञान की इस कक्षा में आपका स्वागत है। आज इस कक्षा में हम कक्षा 6 विज्ञान में अध्याय 7 दूरी और गतियों का मापन, कक्षा 6 अध्याय 7 दूरी और गतियों का मापन नामक अध्याय पर चर्चा करने वाले हैं। इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले ये देख लेते हैं कि आज की इस कक्षा में शिक्षण अधिगम बिंदु या चर्चा का जो विषय होगा, चर्चा के जो बिंदु होंगे वो क्या क्या रहने वाले हैं। तो चर्चा पर आने से पहले हम सबसे पहले यातायात की कहानी को जानेंगे कि यातायात कैसा था, कैसा है, उसके बारे में जानेंगे। मापन की बात करेंगे, पारंपरिक और मानक मात्रकों की बात करेंगे, मात्रक क्या होते हैं उनको जानेंगे। गति के बारे में बातचीत करेंगे और गति कितने प्रकार की होती है उसके संदर्भ में बातचीत कर रहे होंगे। तो अध्याय पर आते हुए सबसे पहले बात करते हैं कि यातायात क्या होता है। यातायात वो है जिसके द्वारा हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर सुविधानुसार, अपनी इच्छानुसार या अपनी आवश्यकता अनुसार गमन करते हैं या जाते हैं या पहुंचते हैं। और अलग अलग कालखंड में, अलग अलग समय में यातायात के अलग अलग साधन रहे हैं। यदि प्राचीन काल की बात की जाए तो यातायात के साधनों में बहुत पहले उस तरह के साधन नहीं थे जिस तरह के साधन आज विद्यमान है। तो फिर पहले यातायात के साधन क्या क्या थे? पहले यातायात के साधनों में मुख्य रूप से जो आवागमन का जो मार्ग था या माध्यम था वो जलीय मार्ग था। और जलीय मार्ग से हम लोग नावों से यात्रा करते थे। ये जैसे यहां पर ये नाव बनी हुई है, ये नाव से यात्राएं करते थे। यहां से वहां पहुंचने का एक सशक्त और समर्थ माध्यम नावें ही होती थी। नावों का परिष्कृत रूप यहां पर ये जो इस नाव में चिमनियां सी दिखाई दे रही है और उससे कुछ धुआं सा निकल रहा है, तो नावों का परिष्करण हुआ और ये जहाज बने जिनको जलयान कहने लगे और ये जलयान कहलाए जाने लगे। तो नावों के बाद जलयान हुए जब हम जलीय मार्गों से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते थे। उसके साथ साथ, उसके समानांतर कुछ ऐसे साधनों का विकास मानवीय मस्तिष्क ने किया जिनमें बैलगाड़ियां आई। बैलों को जोत करके छोटी छोटी गाड़ियां बनाई जाती थी और बहुत बड़ा विज्ञान उसके पीछे नहीं होता था, बहुत बड़े बड़े यंत्र नहीं होते थे। उसमें सीधे लकड़ी के गोल पहिए बना दिए जाते थे और उसके ऊपर एक कैरियर लगा दिया जाता था और उसमें बैलों को जोत करके उसको बैलों से खींचते थे और जहां जाना होता था कुछ ज़्यादा समय ही लगता था लेकिन आराम से पहुंच भी जाते थे। तो बैलगाड़ियों के बाद आई साइकिलें। और जैसा हम जानते हैं कि साइकिल का आविष्कार एक वैज्ञानिक ने किया था और उनका नाम भी हम सब लोग जानते हैं कि मैकमिलन था। तो बैलगाड़ी थी, नावें थी, साइकिलें थी और इस तरह से धीरे धीरे मानवीय सभ्यता का विकास होता चला गया और सुख सुविधाओं में वृद्धि निरंतर होने लगी और नए नए यातायात के साधन आने लगे। उसके बाद यदि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ना भी देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें आने लगी, जिनमें रेलगाड़ी आई, जिनमें बस आई और उसके बाद हवाई जहाज़ आ गया और हवाई जहाज़ के बाद और साथ ही, या यूँ कहना चाहिए कि हवाई जहाज़ के साथ ही कुछ और साधनों का भी विकास होने लगा और ये साधन यांत्रिक ऊर्जा से चलने लगे। जैसे ये यांत्रिक ऊर्जा से चलने वाला साधन बैलगाड़ी नहीं था, ये पेशीय ऊर्जा से चलने वाला था और इसमें पेशीय ऊर्जा बैलों के द्वारा या ब्लॉक्स के द्वारा लगाई जाती थी। तो यांत्रिक ऊर्जा का युग आया और उसमें वायुयान बने, फिर मोटरसाइकिल आई,
स्कूटर आए, कारें आ गई और सामान को ले जाने के लिए अलग तरह के वाहन आने लगे, जिनमें ट्रक आए, फिर ट्रैक्टर्स आए और बहुत सारे इस तरह के यातायात के साधनों का विकास होता चला गया। तो ये यातायात के साधनों को समझने की जरूरत हमें यहां पर क्यों पड़ती है? क्योंकि हम यहां पर दूरी और दूरी का मापन करने वाले हैं। तो दूरियां, इन साधनों के द्वारा तय की जाने वाली दूरियां भी अलग अलग तरह की हैं। यदि हम ध्यान से देखें तो एक समय में, उस प्राचीन काल में इतनी लंबी लंबी दूरियां तय नहीं की जा सकती थी जितनी कि आज के वर्तमान काल में की जा रही है। तो इससे यह प्रतीत होता है कि दूरी का, गति का, समय का और इन साधनों का आपस में कोई ना कोई संबंध जरूर है। तो इस तरह से यह यातायात की कहानी हमें आगे बढ़ाने में सहायता करेगी। अब देखते हैं कि मापन क्या है। जैसा हमने विज्ञान की पिछली कक्षाओं में भी पढ़ते आए और चर्चा करते आए हैं, हमने मापन को जाना है, समझा है और अलग अलग कक्षाओं में अलग अलग तरह से इसको जानने की कोशिश की है और इसको समझने की कोशिश की है। पहले यहाँ पर, जैसा हम पहले से कहते आए कि यहाँ पर देखिए ये चित्र लगे हैं, 2 चित्र लगे हैं और यहाँ पर बच्चे अपने गुरुजी के साथ कुछ एक्टिविटीज कर रहे हैं, कुछ गतिविधियां कर रहे हैं। और इन गतिविधियों से क्या प्रतीत हो रहा है कि सारे बच्चे देख रहे हैं और गुरुजी इन बच्चों के सहायता से कुछ एक्टिविटी करवा रहे हैं। तो अगर ऊपर वाली एक्टिविटी को हम देखें तो इसमें क्या हो रहा है? इसमें एक ज्योमेट्रिक बॉक्स खुला हुआ है और ज्योमेट्रिक बॉक्स में, जैसा हम जानते हैं, ज्यामितीय जो बक्सा होता है उसमें हमारे ज्यामिति के बहुत सारे उपकरण होते हैं। इसी तरह का ज्यामिति का एक उपकरण का डिब्बा यहाँ पर खोल के रखा हुआ है और गुरुजी के हाथ में स्केल पकड़ा हुआ है और स्केल से गुरुजी कुछ मापने की कोशिश कर रहे हैं। और उस मापन को, उस होते हुए मापन को बच्चे बड़े ध्यान से देख रहे हैं कि मापन कैसे किया जाता है और मापन कहते किसको है। इसी तरह दूसरे चित्र में देखिए कि यहां पर दूसरा चित्र ऊपर वाले चित्र से बिल्कुल अलग है। ऊपर वाले चित्र में पटरी से मापन किया जा रहा है और वो एक सीधी रेखा में मापन कर रहे हैं। लेकिन ये नीचे वाले चित्र में यहां पर एक चांदा रखा है और चांदे से एक अर्धगोलाकार, अर्धवृत्ताकार आकृति बनी हुई है और उसको मापने की बात हो रही होगी। बच्चे के हाथ में एक स्केल है या पटरी है। तो मापन, इससे यह प्रतीत होता है कि मापन हम किसी भी चीज का, किसी भी तरह की आकृति का अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। तो यहां पर 2 तरीकों से दिखाया गया है। एक अर्धवृत्ताकार पथ का मापन किया जा रहा है और दूसरे वाले चित्र में सरल रेखाकार पथ का मापन करने की बातचीत या गतिविधि की जा रही है। अब आते हैं इधर की मापन के बारे में क्या लिखा है कि मेजरमेंट क्या होता है। तो मात्रात्मक परिमाण की जानकारी प्राप्त करना। मात्रात्मक परिमाण, उदाहरण के लिए अगर हम ये देखें कि हमारे झोले में कोई सामान है या हमारे स्कूल के बस्ते में कुछ पाठ्य पुस्तकें हैं, यदि हम ये जानना चाहें कि वो पाठ्य पुस्तकें कितनी हैं तो संख्यात्मक परिमाण के लिए हमें उनको गिनना पड़ेगा और संख्यात्मक परिमाण को जानने के लिए हमें गिनती एक यूनिट होगी, एक इकाई होगी। उस गिनती से हम उसको समझेंगे, उसको सीख पाएंगे, उसको जान पाएंगे। इसी तरह से यदि उस बैग का वजन लेना हो कि वो कितना है तो उसको वेग करना पड़ेगा, उसको तौलना पड़ेगा और उसमें कितनी मात्रा है, कितना वजन है, उसके मात्रात्मक परिमाण को जानने के लिए उसको किलो में जान सकते हैं या ग्राम में जान सकते हैं। और बहुत ज़्यादा भारी भारी जो वस्तुएं होती हैं उनका मात्रात्मक परिमाण के लिए फिर अलग अलग तरह से इकाइयां निर्धारित की गई हैं। तो मात्रात्मक परिमाण की जानकारी प्राप्त करना ही मापन कहलाता है। ये मापन कहलाता है और मापन में मात्रकों का उपयोग होता है या मात्रकों का उपयोग किया जाता है।
अब प्रत्येक तरह के मापन के लिए अलग अलग तरह के मात्रक होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, दूरियों के मापन के लिए मात्रक कुछ और होते हैं, द्रवों के मापन के लिए मात्रक कुछ अलग हो जाते हैं, और वजन के मापन के लिए मात्रक कुछ अलग हो जाते हैं। इसी तरह से समय के मापन के मात्रक अलग है और शक्ति के मापन के मात्रक अलग है। तो परिमाणात्मक जानकारी प्राप्त करने के लिए मात्रकों की सहायता से जब हम उसको जानते हैं, उसकी जानकारी प्राप्त करते हैं, तो उसे मापन कहा जाता है। अब आगे चलते हैं, मापन कितनी तरह का होता है या मापन कैसा होता है। क्या मापन इसी तरह से होता आया है जिस तरह से वर्तमान काल में चल रहा है? आजकल मापन किस तरह से हो रहा है? क्या मापन शुरू से इस तरह से होता है? क्योंकि मानवीय सभ्यता धीरे धीरे यहां तक पहुंची है, इस पायदान तक पहुंची है, और हर एक डोमेन में, हर एक तरफ, हर एक ओर धीरे धीरे विकास के पैमाने तय करते हुए यहां तक पहुंचे हम लोग। तो जाहिर सी बात है कि मापन भी कुछ अलग तरह का होता होगा। तो मापन को इस तरह से समझने के लिए इसको दो भागों में विभक्त कर सकते हैं, दो भागों में इसको विभाजित कर सकते हैं। एक को कहते हैं पारंपरिक मापन, ट्रेडिशनल मेजरमेंट, और दूसरे को कहते हैं आधुनिक मापन। तो यहां पर जो स्लाइड में दिख रहा है हमारे बोर्ड में, यह है पारंपरिक मात्रक। ऐसे मात्रक जो पारंपरिक तरीके के मापन को करते थे या उसमें सहायता करते थे, ऐसे मात्रक जो पारंपरिक मापन में उपयोग किए जाते थे। अब ये पारंपरिक मात्रक हैं क्या? यदि दूरी की बात की जाए, लंबाई की, चौड़ाई की या ऊंचाई की बात की जाए, तो इसको मापने के लिए कुछ पारंपरिक मात्रक थे। और उन पारंपरिक मात्रकों में क्या होता था, जैसे यहां पर लिखा हुआ है, उस लिखे हुए पर आने से पहले देखते हैं ऊपर एक चित्र बना हुआ है। उस चित्र में क्या किया जा रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है, और उस वस्तु के ऊपर हाथ रख करके अंगूठे को और अंगुलियों को फैला करके इस तरह से यह मापने की कोशिश की जा रही है। और दाएं हाथ के अंगूठे से और दाएं हाथ की कनिष्ठिका उंगली तक, अंगुष्ठिका से कनिष्ठिका तक लगभग एक सीधी रेखा बनती है, लगभग एक सीधी रेखा बनती है। तो अंगूठे के नाखून के शीर्ष से छोटी उंगली के नाखून के शीर्ष तक जो दूरी बनती है, उस दूरी से यहां पर इसको मापने की कोशिश की जा रही है। और इस माप को बालिस्त कहते थे। पारंपरिक मापन, जब हमारे पास आजकल के तरह के उपकरण नहीं थे और हमें चीजों को मापना होता था, तो हम इस तरह की माप का उपयोग करते थे और इस माप को बालिस्त कहते थे। और जब हमें कुछ मापना होता था तो हम ये बोलते थे कि इतने बालिस्त, इतने बालिस्त। और ये बालिस्त से छोटी जब कोई चीज होती थी तो उसको फिर कैसे मापते होंगे? तो बालिस्त से छोटी वस्तुओं को या ऑब्जेक्ट्स को मेजर करने के लिए उंगलियों का इस्तेमाल किया जाता था। इस तरह से उंगलियां रखी जाती थी, अंगुष्ठिका को किनारे कर देते थे और ये 4 उंगलियों से माप ली जाती थी। और इस तरह और छोटी मापों के लिए और छोटी मापन की इकाइयां थी और पारंपरिक तरीके से उनको इस्तेमाल किया जाता रहता था। अब इस पर आते हैं कि ये लिखा हुआ क्या है। ये लिखा है कि प्राचीन काल में पैर की लंबाई या फुट, पैर से भी मापन का काम किया जाता था और एक पैर की लंबाई को 1 फुट कहते थे। अंगुली की चौड़ाई के बराबर, ये सारी चारों उंगलियां मिला करके जितनी चौड़ाई बन रही है, इसको 4 अंगुल कहते थे। 1 उंगली के बराबर की चौड़ाई को 1 अंगुल कहते थे। 2 उंगली के बराबर की चौड़ाई को 2 अंगुल, ये 3 अंगुल और ये 4 अंगुल। अंगुल से मापन होता था और कदमों से भी मापन होता था, कदम मापते थे। तुम लोगों ने देखा होगा कि जब बच्चे क्रिकेट खेलते हैं तो वहां पर पिच की माप को कदमों से मापते हैं।
तो वो बहुत पहले से इस तरह से मापन को किया जाता रहता था। हालांकि आजकल उसको मापने के और भी तरीके हैं, और जैसा हम जानते हैं कि वो दूरी एक फिक्स दूरी होती है, एक निश्चित दूरी होती है कि बल्लेबाज से गेंदबाज तक के बीच की दूरी कितनी होगी। लेकिन लड़के लोग, जो खिलाड़ी लोग हैं, वो ऐसे ही घरों गांवों में उसको पैरों से माप लेते थे। तो ये पारंपरिक मापें थी, जिनको फुट कहते थे, अंगुल कहते थे, बालिस्त कहते थे, और इस तरह से कदमों से भी दूरियों को मापा जाता था। तो ये पारंपरिक मात्रक जो हमें पारंपरिक मापन को करवाते थे। तो ये तो रही पारंपरिक मापन की बात, पारंपरिक मात्रकों की बात। ये एक तरीका था मापन करने का। अब मापन का जो दूसरा तरीका है वो है मानक मापन, या इनको मानक मापन को करने में जो उपयोगी होते हैं वो है मानक मात्रक। इनको कहते हैं स्टैंडर्ड यूनिट्स, और मानक मापन को कहेंगे स्टैंडर्ड मेजरमेंट। अब स्टैंडर्ड यूनिट में क्या होने वाला है, पहले चित्र को देखते हैं। चित्र में हमें क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर कोई वस्तु है और उसका मापन किया जा रहा है, लेकिन पिछले वाले तरीके से अलग तरीके से किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है कि यहाँ पर अंगुल से नहीं, यहाँ पर बालिस्त से भी नहीं, यहाँ पर एक स्केल लेकर के, जिसको हम पटरी भी कहते हैं, उससे मापने की कोशिश हो रही है, उससे मापा जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पटरी है ये एक मानक मात्रक है, और इस पटरी में कुछ चिन्ह बने हुए हैं, कुछ पैमाना लिखा हुआ है। इन पैमानों पर थोड़ी सी बात करते हैं बोर्ड पर आने से पहले। किसी पटरी पर दो तरह के पैमाने बने होते हैं। एक पैमाने को सेंटीमीटर पैमाना कहते हैं, और दूसरे पैमाने को इंच पैमाना कहते हैं। सेंटीमीटर को छोटी छोटी रेखाओं से विभक्त किया गया है, वो छोटी छोटी रेखाएं मिलीमीटर्स होती है। तो सेंटीमीटर के ऑपोजिट साइड में जो पैमाना बना है वो इंच पैमाना है, और जिस तरह सेंटीमीटर को छोटे छोटे मिलीमीटर्स में विभक्त किया गया था, ऐसे ही इंच को छोटे छोटे संकेतों में विभक्त किया गया है। इस साइड में देखो, इस साइड में देखिए, ये ऊपर वाले में। अब ये छोटे छोटे जो सब डिविजन्स हैं ये क्या है, उधर सेंटीमीटर में तो मिलीमीटर्स थे, इधर इंच में जो छोटे छोटे डिविजन्स हैं ये सूत होते हैं, इनको सूत कहते हैं। तो ये मानक मापन है, ये मानक मात्रक है, लेकिन इन दोनों में से दोनों मानक मात्रक नहीं है। जो आजकल वर्तमान में जो प्रचलित, सबसे प्रचलित जो मापन की पद्धति है, उसमें सेंटीमीटर को मानक मात्रक माना गया है, इंच को नहीं। ये हमें ठीक से जान लेना चाहिए, ठीक से समझ लेना चाहिए कि वर्तमान में प्रचलित मापन की जो पद्धति है उसमें इंच को नहीं बल्कि सेंटीमीटर को मानक मात्रक के तौर पर लिया जाता है, पढ़ा जाता है और लिखा जाता है। अब इसको पढ़ते हैं कि मानक मात्रक कहां आए, कब से आए। तो वर्ष 1790 में, 1790 में, लगभग 300 साल पहले फ्रांसीसियों ने मापन की एक मानक प्रणाली की रचना की। मापन की एक मानक प्रणाली की रचना की जिसे मीट्रिक पद्धति कहा गया। इसे कहा गया मीट्रिक पद्धति, और वर्तमान में सर्वमान्य मानक मात्रक प्रणाली को अंतरराष्ट्रीय मात्रक प्रणाली कहते हैं या एसआई कहते हैं, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह मानक प्रणाली प्रचलित है। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी, थोड़ा सा इस पर जाते हैं कि जब पारंपरिक तरीके से मापन हो रहा था तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी होगी। इसकी जरूरत इसलिए पड़ी होगी कि तब हम बालिस्त में माप रहे थे, तब हम अंगुल में माप रहे थे। तो होता क्या था कि प्रत्येक व्यक्ति का आकार अलग अलग तरीके का है। किसी की उंगलियां छोटी हैं, किसी की मोटी हैं, किसी की पतली हैं, किसी के हाथ बड़े हैं क्योंकि किसी की लंबाई बड़ी है, कोई थोड़े छोटे कद के हैं तो उनके हाथ भी छोटे हैं।
जिस तरह एक बालिश्त बराबर नहीं हो रहा था, उसी तरह अंगुल में, फुट में, कदम में, उनमें भी फर्क पड़ रहा था। इसलिए सर्वमान्य और पूरी दुनिया में एक इस तरह की प्रणाली का विकास किया गया, निर्माण किया गया, आविष्कार किया गया, जो सबके लिए एक जैसा काम करती है। इसको मानक प्रणाली या मानक मात्रक कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने में क्या देखते हैं हम कि मापन संबंधी कुछ सावधानियां हैं। यहां पर दो चित्र बने हैं। इन चित्रों में देखिए, जब कोई सीधी दूरी हो, ये दूरी है, तो इसको तो हम माप लेते हैं। सीधे हमने पटरी उठाई और पटरी से दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी माप ली। लेकिन जब मापने वाला ऑब्जेक्ट सीधा ना हो और वो इस चित्र की तरह इस तरह से हो, तब इसको कैसे मापा जाए? यदि ये रस्सी है तो ये सीधी हो सकती है, लेकिन कई सरफेस, कई सतहें ऐसी होती हैं कि जब ये सीधी नहीं हो सकते, तो इनको किस तरह से मापना है, इसमें बड़ी सावधानी रखने की जरूरत है। यहां पर किया क्या जा रहा है कि एक धागा निकाल करके ये इस कठोर मुड़े हुए तार को मापा जा रहा है। एक तरीका ये भी बहुत अच्छा है। इस तरीके से हम इन चीजों को माप सकते हैं, और इसमें बहुत बड़े उपकरण की जरूरत भी नहीं है। एक धागा चाहिए या फिर एक रस्सी चाहिए, और उस रस्सी को माप करके फिर हम पटरी पर रख करके इसकी माप अच्छी तरह से सुस्पष्ट और बहुत सही माप सकते हैं। दूसरी यहां पर एक और असावधानी के बारे में सावधान किया गया है। हम जब कोई चित्र बना रहे होते हैं तो हमें उस चित्र को बनाते समय, यदि हम उसको माप करके बना रहे हैं, तो जो हमारी पटरी है उसके ठीक ऊपर आना चाहिए, बिल्कुल बीच में आना चाहिए। चित्र ए में जब इस बच्चे ने इस माप को लेना चाहा 7.5 सेंटीमीटर लगभग, और पटरी के ऊपर नहीं था, बिल्कुल बीच में नहीं था, तो इस बच्चे ने माप ले ली 8.5 सेंटीमीटर की। बी वाला बच्चा पटरी के बिल्कुल ऊपर था, बिल्कुल बीचों बीच था, तो उसने माप ले ली बिल्कुल सही सही। और जो सी वाला बच्चा है उसने भी वही गलती की कि वो पटरी के एक तरफ था, ज्यादा एक तरफ था, बीच में नहीं था, तो उसने उस माप को और कम कर दिया। तो ये बड़ी सावधानियां हैं माप लेने में। इस तरह की असावधानियों से हमें जरूर बचना चाहिए। एक और असावधानी होती है इसमें कि जब हम पटरी से किसी वस्तु की माप लेते हैं, तो हम शुरू कहां से कर रहे हैं, हमारा इनिशियल पॉइंट क्या है। यदि हमने इनिशिएट किया है, यदि हमने शुरू किया है 5 सेंटीमीटर से, और हमारी वो मापी गई वस्तु 10 सेंटीमीटर आती है, तो उसकी माप कितनी हुई? 10 सेंटीमीटर नहीं होगी, 10 ऋण 5 बराबर 5 सेंटीमीटर। इसी तरह से हमने देखा अपनी पटरियों में कि जो हमारा पैमाना होता है वो बिल्कुल किनारे से शुरू नहीं होता, थोड़ी सी जगह छोड़ करके शुरू होता है। वो क्यों शुरू होता है? वो इसलिए होता है कि पटरी के किनारे टूटते रहते हैं। पटरी यदि उपयोग में लाते लाते पुरानी हो गई तो उसका किनारा घिस सकता है, इसलिए पैमाना थोड़ा छोड़ करके शुरू किया जाता है। लेकिन हम में से कुछ बच्चे जब किसी चीज की माप ले रहे होते हैं तो पटरी के किनारे से ले रहे होते हैं। ये बड़ी असावधानी है। इस असावधानी से बचने के लिए बिल्कुल पैमाने पर आना चाहिए। जहां से पैमाना शुरू होता है वही हमारा इनिशियल पॉइंट होना चाहिए, वही हमारा आरंभिक बिंदु होना चाहिए। और यदि हम बीच में से लेते हैं, हम बीच में से भी ले सकते हैं, तो उसमें से जो हमारा एंड पॉइंट है उसमें से इनिशियल पॉइंट को घटा देते हैं। जहां हमारा ऑब्जेक्ट की माप खत्म होती है उसमें से, माना वो 8 सेंटीमीटर पर खत्म हुआ, हमने 3 सेंटीमीटर से लेना शुरू किया था, 8 ऋण 3, तो 5 सेंटीमीटर उसकी माप हो जाती है। अब देखते हैं यहां पर एक सारणी है, इस सारणी को पूरा करना है। इस सारणी में क्या होता है, इस सारणी में क्या करना है कि यहां पर कुछ
कॉलम बने हैं। इन कॉलम में दो चीजें लिखी हैं, दो कॉलम में, दो स्तंभों में। एक है विराम में वस्तु और दूसरा है गतिशील वस्तु। हम अपने आसपास की बहुत सारी जो भी चीजें हैं उन चीजों के नाम इस सूची में लिख लें। जैसे हमने यहाँ पर कुछ के नाम लिखे हैं, घर है, मेज है, घड़ी है। इसके आगे हम लिख लें पेड़ है, पक्षी हैं, गाड़ियां हैं, उनके नाम लिख लें। अब इनको गतिशील वस्तु है या फिर स्थिर वस्तु है, विराम में है, इस तरह से बना ले। और ये इस तरह से बनाया भी गया है। विराम में वस्तु घर। घर एक ऐसी चीज है जो विराम में है, ये गति नहीं कर रहा है। मेज विराम में है, घड़ी विराम में है। ऐसे ही चिड़िया जब उड़ रही है तो गतिशील है, और जब बैठी हुई है कहीं पर तो वो विराम में है। घड़ी में सेकंड की सुई, वो गति कर रही है, वो रुकी भी नहीं है। और मिनट की सुई या घंटे की सुई, वो स्थिर प्रतीत होती है लेकिन वो भी गति कर रही है, मंद गति से चल रही है। तो ये एक सारणी है। इस सारणी को पूरा करने के लिए और भी इसको आगे बढ़ा सकते हैं। ये हम अपनी अभ्यास पुस्तिका में इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं और उससे ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये किस तरह से इसमें समझाने की कोशिश की गई है। आगे बढ़ते हैं। गति, जो हमने सारणी बनाई थी वो इसको समझने में कुछ हद तक मददगार साबित होगी, सहायक सिद्ध होगी। यहां पर एक चित्र बना हुआ है। चित्र में हम क्या देखते हैं कि कुछ चौकोर चौकोर से डिब्बे की तरह के पड़े हुए हैं और इधर उन पर चींटियां चल रही हैं। ये चींटियों का दाना है या हम इसको चीनी मान लेते हैं, चीनी के कण मान लेते हैं। तो ये शक्कर के जो दाने पड़े हैं, चींटी इन पर चल रही है और इनको पकड़ करके या इनसे हो करके गुजर रही है। अब क्या हुआ कि जो चींटी यहाँ पर थी, ये डॉटेड लाइन ये दिखा रही है, ये बिंदु बिंदु से जो रेखांकित रेखा है आड़ी तिरछी, ये दिखा रही है कि ये चार चींटियां नहीं बल्कि एक चींटी की दशा को दिखाया गया है। ये चींटी यहाँ पर रही होगी, इसने एक क्रिस्टल उठाया और ये यहाँ आ गई, यहाँ आगे बढ़ी, यहाँ पहुंच गई, फिर ये यहाँ पहुंच गई, अब ये चींटी यहाँ पहुंच गई। तो क्या हुआ कि इस चींटी की गति को दिखाया जा रहा है कि ये चींटी गति कर रही है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये चींटी पहुंच रही है। तो इसको इस तरह से दिखाने की कोशिश की गई है। जब एक वस्तु एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती है तो उसके बीच में जो विस्थापन आता है, जो उसकी स्थिति में परिवर्तन हुआ, वो किसके कारण हुआ? वो उसकी गति के कारण हुआ। तो गति के प्रकार, गति यहाँ पर हमारे स्टैंडर्ड में, हमारी इस पाठ्यक्रम में 3 तरह की गति दिखाई गई है। सरल रेखीय गति, जैसा हम चित्र में देख पा रहे हैं, गाड़ियों का चलना, गाड़ी, मोटर, साइकिल, वो एक सरल रेखा में गति करती है। इसी तरह सैनिकों का मार्च पास्ट, सरल रेखीय गति। वर्तुल गति में कुएं से पानी को खींचना, यह वर्तुल गति है। यह पंखे का चलना, यह एक वर्तुल गति है। और आवर्ती गति में देखिए, जैसा ये दिखाई दे रहा है कि झूले में एक लड़की झूल रही है और एक लड़का उसको झुला रहा है, तो झूले की गति एक आवर्ती गति का उदाहरण है। आज हमने इस कक्षा में जिन जिन चीजों पर चर्चा की उन पर मूल्यांकन कि कुछ अन्य अंतरराष्ट्रीय मानकों के नाम लिखिए। यहां पर हमने अंतरराष्ट्रीय मानकों में सेंटीमीटर और मिलीमीटर की बात की और इंच की बात की। क्या कुछ और भी अंतरराष्ट्रीय मानक होते हैं या होते होंगे? उन पर बातचीत करेंगे और उनको जानने की कोशिश करेंगे। फिर है अपने आसपास गति के अन्य उदाहरण। क्या हमारे आसपास गति के और भी उदाहरण कोई हैं? उन पर भी बातचीत की जा सकती है, क्योंकि हमने गति को समझ लिया है कि गति कितने प्रकार की होती है। और कोई ऐसा उदाहरण भी है क्या हमारे पास कि जिसमें एक ही वस्तु हो, वस्तु तो एक ही हो लेकिन अलग अलग गति के उसमें उदाहरण दिख रहे हो, अलग अलग प्रकार की गति दिखाई दे रही हो। आज की इस कक्षा में हमने जो चर्चा की
वो थी यातायात की कहानी कि यातायात के साधन क्या थे, प्राचीन काल में हम किस तरह से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचते थे। मापन किसको कहते हैं, मापन कैसे किया जाता है, पारंपरिक और मानक मात्रक क्या होते हैं, गति क्या होती है और गति कितने प्रकार की होती है। गृह कार्य के लिए हमने लिया है कि अपने कमरे का पारंपरिक विधि से मापन कीजिए। जिस कमरे में आप रहते हैं घर में, या जिसमें हमारी कक्षा चल रही है अपने विद्यालय में, उस कमरे को मापते हैं किसी पारंपरिक विधि से। और पारंपरिक विधि हमने खूब चर्चा की अभी उस पर कि पारंपरिक मात्रक क्या क्या थे। और दूसरा है कि अपने घर से विद्यालय की दूरी की माप लगभग में मानक मात्रक में कितनी है, और मानक मात्रक के बारे में हमने खूब बात की कि मानक मात्रक क्या क्या होते हैं, सेंटीमीटर, किलोमीटर। तो हमारे घर से स्कूल की दूरी लगभग कितनी होगी, उसको मानक मात्रक में उसकी बात करनी है। इस कक्षा में हमने जितने भी चित्र लिए वो हमारे स्वयं के थे या फिर कक्षा 6 की विज्ञान की पाठ्य पुस्तक से लिए गए हैं, और सारा टेक्स्ट भी उसी से लिया गया है। तो विज्ञान की इस कक्षा में आज के लिए इतना ही। फिर किसी कक्षा में मिलते हैं। धन्यवाद।